वेलकम स्टूडेंट्स, ऑल इग टू हेल्प में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ BPSC 101 लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है 3 सितंबर को BPSC 101 का, तो आज का वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का मेरे पास एक तरीके से ये आ रहा है कि मैम हमें बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, हम कैसे पढ़ें, आप कुछ आइडिया बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स के सॉल्यूशंस के लिए मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ, ताकि उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाए और उनके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, बीच में बिल्कुल भी अगर आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर आप अलग अलग वीडियोज़ देखोगे तो बिल्कुल भी आपको टॉपिक्स कोई भी समझ में नहीं आने वाला है। आप एक वीडियो को देखो, आप मेरी वीडियो को देखो, आपको प्रॉपर सारा समझ में आएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, बुक की लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरा जो BPSC 101 का जो सिलेबस है वो एक ही में कंप्लीट कर दूँगी। तो एक तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो अब मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अब मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप और कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, और इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं को पढ़ के आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, क्वेश्चंस आपके आगे पीछे होंगे लेकिन लिखना आपको सेम ही होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं आपको उसका परिचय बताऊंगी। लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही पहलू है। ठीक है, देखिए, पहले हम लोक प्रशासन का मतलब जान लेंगे। तो एक तरीके से जो लोक प्रशासन है वो प्रशासन की अवधारणा का एक पहलू है, इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले ये आवश्यक है कि हमें प्रशासन शब्द का अर्थ समझे। देखिए, लोक प्रशासन शब्द का अर्थ समझने से पहले हमें प्रशासन को समझना पड़ेगा कि प्रशासन क्या है। ठीक है, अगर इसको अंग्रेजी भाषा में कहें तो अंग्रेजी भाषा में प्रशासन को एडमिनिस्टर कहा जाता है, यानी कि प्रशासन करना। दो शब्दों एड और मिनिस्टर, एड और मिनिस्टर के मेल से बना है, जिनका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधन करना। देखिए, प्रशासन शब्द जो है उसको अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्टर कहते हैं, और एडमिनिस्टर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर। ठीक है, तो इन दोनों का जो मेल है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रबंधन करना, कोई नीति बनाना, ठीक है, लोक प्रशासन करना। ठीक है, प्रशासन का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन। ठीक है, अब मैं आपको आगे जब इसको आपको पढ़ेंगे कि सार्वजनिक मामले क्या होते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे आगे जब इसको आपको पढ़ेंगे कि सार्वजनिक मामले क्या होते हैं, आपको सारी चीजें समझ में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए, लोक प्रशासन शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, विस्तृत अर्थ और संकीर्ण अर्थ। तो लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो दो शब्दों में किया जाता है, एक होता है विस्तृत और एक होता है संकीर्ण। ठीक है, पहले हम विस्तृत का मतलब जानते हैं। विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। तो लोक प्रशासन, मैंने आपको प्रशासन का शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया, कोई भी सेवा करना, कोई भी प्रबंधन करना, कोई भी मतलब एक तरीके से कार्य करना, वो प्रशासन कहलाता है। ठीक है, लोक प्रशासन के दो अर्थ होते हैं, एक होता है विस्तृत और एक होता है संकीर्ण। पहले हम विस्तृत को समझेंगे। विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन की सरकार के 3 अंग आते हैं। देखो, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होती है? जो कानून को एक तरीके से जो भी हमारी जनता होती है उनकी इच्छाओं के अनुसार कानून को बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उन कानून के अनुसार उन पे न्याय देती है। तो विस्तृत में हमारा क्या आता है? ये 3 जो अंग मैंने आपको बताए हैं सरकार के, वो हमारे विस्तृत लोक प्रशासन में आते हैं। देखिए, अब इस दृष्टिकोण को वुडो विल्सन
ठीक है। ये सब क्या है, एक विचारक है, ठीक है, वुडो विल्सन, एलडी वाइट, फिफ्नर आदि ने अपनाया है। तो ये जो 3 विचारक हैं, इन्होंने ये अपनाया है कि जो लोक प्रशासन है वो सरकार की जो 3 शाखाएं हैं उन्हें कहा जाता है। इसके विपरीत संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार को सिर्फ कार्यकारी शाखा की गतिविधियां ही शामिल होती है, ठीक है। तो अगर मैं संकीर्ण की बात करूँ तो संकीर्ण का जो अर्थ होता है उसमें जो लोक प्रशासन की जो सरकार होती है उनके जो कार्य करने की जो गतिविधियाँ होती है, गतिविधियाँ का मतलब क्या होता है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो सब कार्य करने की जो शाखाएं हैं वो संकीर्ण में शामिल होती है। देखिए मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। कार्य करने की जो शाखाएं हैं, लोक प्रशासन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, विस्तृत। विस्तृत में समझाती हूँ 3 अंग आते हैं, 3 शाखाएं आती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो कार्य होते हैं, जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं, उसको संकीर्ण लोक प्रशासन कहा जाता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखिए लोक प्रशासन यहाँ पे कुछ विचारक हैं जिन्होंने अपनी अपनी लोक प्रशासन को लेके अपनी अपनी परिभाषाएं बताई हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे विचारक लिए हैं। पहला है वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन का काम कानून को विस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना, कानून लागू करने के प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। तो ये जो विचारक हैं विल्सन, इन्होंने लोक प्रशासन का बताया है कि जो भी कानून लागू होते हैं उन कानून पे कैसे कार्यवाही की जाएगी, कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे कार्य किया जाएगा, वो लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो विचारक है वो है एल ही वाइट ने क्या कहा है, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि लोक प्रशासन में वो सभी गतिविधियां आती जो भी हमारी लोक नीति होती है उस पर किस तरीके से एक तरीके से कार्य करना है, कैसे उसको लागू करना है, वो सब हमारा लोक प्रशासन में आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। लोक प्रशासन प्रबंधन करना, सेवा करना। लोक प्रशासन में 2 होते हैं, विस्तृत, संकीर्ण। विस्तृत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। जो एक तरीके से उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो सब उसमें एक तरीके से शामिल होते हैं। और संकीर्ण का मतलब होता है जो भी उनके कार्य होते हैं, जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं लोक प्रशासन का क्षेत्र की बात करती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सुनना है। देखिए, एक अध्ययन विषय के क्षेत्र का अभिप्राय है। उस विषय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र राज्य तथा सरकार के क्षेत्र के समरूप है। देखिए, अगर मैं लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे लूँ कि लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन एक तरीके से जो राज्य है और सरकार है उनके जो भी क्षेत्र हैं, जो भी उनका कार्य है वो लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं मोटे तौर पे लूँ इसको, अगर मैं इजीली इसको समझना चाहूँ तो। किंतु यदि हमें सूक्ष्म रूप से विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ मूलभूत प्रश्नों का सर्वमान्य हल खोजा जा रहा है। फिर भी इस अध्ययन विषय के क्षेत्र को समझने में निम्नांकित दृष्टिकोण लाभदायक हो सकता है, लेकिन अभी तक जो उसका निष्कर्ष जो निकला है लोक प्रशासन का, उसका अभी तक हम जो सही अर्थ है वो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है जो अभी तक खोजे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके जो क्षेत्र हैं लोक प्रशासन के वो मैं आपको बताती हूँ। काफी ज्यादा प्रश्न है जो अभी तक खोजे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके जो क्षेत्र देखिए, पहला है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित विचार के मानने वालों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध संकुचित दृष्टिकोण शासन की केवल कार्यपालिका शाखा, जिसको हम अंग्रेजी शब्द में एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं। साइमन ने कहा है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संप्रभावित की जाती है। लूथर गुल्क द्वारा प्रस्तुत
विचार का भी इसी संकुचित दायरे में रखा जा सकता है। देखिए संकुचित दृष्टिकोण का ये अभिप्राय है कि जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका क्या है, जो विधायिका कानून को बनाती है वो इसको लागू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो संकुचित विचार है उनका मानना है कि जो लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका की शाखा से है, ठीक है। साइमन जो है एक विचारक है, उन्होंने ये बोला है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है, ये आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स। राज्य सरकार केवल एक पर्टिकुलर राज्य पे, और स्थानीय सरकार क्या होती है, जो भी हम जिस भी स्थान पे रह रहे हैं, जो हमारा स्थानीय शासन होता है, जो आपने 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा स्थानीय शासन के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से जो संकुचित दृष्टिकोण में ये बताया गया है कि जो हमारी लोक प्रशासन होते हैं उसका संबंध कार्यपालिका से होता है, ठीक है। आपको बस इतना समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो दृष्टिकोण है हमारा वो है व्यापक संबंध कार्यपालिका से होता है, ठीक है। ये इसके दृष्टिकोण है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप, ठीक है, इसको अच्छे से याद करेंगे। व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों, व्यापक दृष्टिकोण विधान पालिका, ठीक है, यहाँ पे ये गलती से इम्प्रिंट हुआ है, ये विधान पालिका है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। विधान पालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो व्यापक दृष्टिकोण है इनका मानना ये है कि जो हमारी सरकार है, सरकार के जो 3 अंग हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उनके जो भी कार्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। किसमें? लोक प्रशासन में। किसका कहना है? व्यापक दृष्टिकोण का, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या उसे क्रियान्वित करना होता है। विलोबी, मार्क्स और एल.डी. वाइट इस विचार के समर्थक हैं। तो ये जो विचारक हैं ये इसका समर्थन करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं जो व्यापक दृष्टिकोण में कहा गया है। मार्क्स के शब्दों में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। तो जो मार्क्स है, मार्क्स विचारक आपको पता ही होंगे, तो इनका कहना ये है कि जो हमारे लोक प्रशासन है उसके अंदर हमारी जो सार्वजनिक नीति होती है वो इससे संबंधित है, ठीक है। इतना इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि व्यापक में ये बोला गया है कि जो भी हमारे 3 अंग है सरकार के उसमें इसके कार्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो दृष्टिकोण है हमारा वो है व्यापक में ये बोला गया है कि जो भी हमारे 3 अंग है सरकार पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण प्रशासनिक सिद्धांत एवं विचार लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंधित में पोस्ट कॉर्प विचारक लूथर बुर्लॉक के देन है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में देखो पोस्ट जो दृष्टिकोण है इस तरीके से इसको अंग्रेजी शब्द में लिखा जाता है, 7 शब्दों में इसको लिखा जाता है, प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रथम अक्षर है ये 7 अक्षरों से, ये जो स्पेलिंग मैंने आपको बताई है जो दृष्टिकोण है ये इससे मिलकर बना है। इन शब्दों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, तो इनका अध्ययन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पोस्ट कॉर्प द्वारा निष्पादित कार्य मोटे तौर पर मुख्य कार्यपालिका द्वारा निष्पादित कार्य से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो जो ये पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है जो हमारे कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं ये उससे मिलता जुलता है, ठीक है। कार्यपालिका के क्या कार्य हैं आपको पता ही होगा, जो कानून जो बनते हैं विधायिका के द्वारा जो उस पर लागू किए जाते हैं वो कार्यपालिका ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो पोस्ट कॉर्प है उसका मानना है कि लोक प्रशासन कार्यपालिका का जो कार्य है उसको कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे, इनके क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं, लोक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं। देखिए क्षेत्रों की भी बात, योजना बनाना, योजना बनाने को क्या बोलते हैं? प्लानिंग, ठीक है, इतना पता ही होगा आपको। बिना योजना के लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाता है। देखिए अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो जब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या आपका वो प्लान सक्सेसफुल होगा? नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आप ले लेती हूँ, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, अगर वो पूरा अपना प्रोसीजर अपना पूरा प्लानिंग बना के नहीं चलेगा तो वो एक तरीके से सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इच्छित कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रीतियाँ एवं नीतियों का निर्धारण
इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, लोक प्रशासन यानी कि प्रबंधन, सेवा करना। अब सेवा हम किस तरीके से करेंगे उसकी योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम जैसे कि अगर मैं कार्यपालिका का या फिर विधान पालिका का मैं उदाहरण ले लेती हूँ। विधान पालिका कैसे कानून बनाती है, जब वो समाज की समस्याओं को देखती है, ठीक है। वो समाज की समस्याओं को देखते हुए कानून बनाती है कि समाज में कौन कौन सी समस्या है, किस कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या है, पूरी प्लानिंग बनी हुई है, ठीक है। तो यहीं पे इसका उदाहरण मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। संगठन बनाना हो गया हमारे, जैसे कि ग्रुप करना या फिर ऑर्गेनाइजिंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ढांचे को इस प्रकार संगठित किया जाए कि कार्यों का विभाजन उचित ढंग से हो सके। संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग, देखिए मैं आपको बताऊं, इसका भी एक उदाहरण है मैं आपको। हाँ जी, देखिए सरकार के जो 3 अंग है, अगर सरकार का एक ही अंग होता, विधान पालिका ही होती, तो विधान पालिका एक कानून बनाती, वही लागू करती, ठीक है, प्लस वही न्याय देती। तो ये सही है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से संगठन बनाने से अभिप्राय ये है कि जो भी हमारे एक तरीके से लोक प्रशासन में जो भी हमारे कार्य होते हैं, उन कार्यों का विभाजन उचित ढंग से हो सके, यानी कि सही ढंग से हो सके, और जो भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से उसको निभा सके, ठीक है। राष्ट्रीय चार्ट, संगठन के सिद्धांत एवं कार्यों का बंटवारा, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना संगठन का एक प्रमुख कार्य है। देखिए, संगठन का एक कार्य होता है कि जो भी कार्य बांटे गए हैं, ठीक है, उसमें वो संतुलन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मतलब मैं आपको हाँ, संतुलन का मतलब होता है कि वो शांतिपूर्वक अपना कार्य बनाए रखे, सभी कार्य करे, ठीक है, अच्छे से, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो, कोई भी किसी को भी हानि ना पहुँचे, शांतिपूर्वक अपना कार्य बनाए रखे, सभी कार्य करे, ठीक है, अच्छे से, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो, कोई भी। देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से जो संगठन बनाना मैंने आपको बता ही दिया है कि ताकि उसमें संतुलन बने रहे, और संगठन का मतलब होता है कार्यों का विभाजन उचित ढंग से होना। संगठन बनाना मैंने आपको बता ही दिया है कि ताकि उसमें संतुलन बने रहे, और नेक्स्ट है हमारा कार्यों का विभाजन उचित ढंग से हो। कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ठीक है। कर्मचारी कौन होते हैं, जो एक तरीके से किसी ऑफिस में अगर आप काम करें तो आप कर्मचारी हुए, वहाँ के स्टाफ हुए वहाँ के, तो कर्मचारियों के माध्यम से ही लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, हर कंपनी की सफलता के पीछे हर स्टाफ का हाथ होता है, ठीक है। अगर आप भी कहीं जॉब करते हो, आप भी कहीं नौकरी कर रहे हो, अगर आप भी कहीं के कर्मचारी हो, तो वो जो कंपनी है वो सभी एम्प्लॉय की वजह से ही आगे है। अगर जब एम्प्लॉय ही काम नहीं करेंगे तो क्या एक तरीके से हम लक्ष्यों की या फिर वो कंपनी लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति एवं कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना इसके अंतर्गत शामिल है। तो कर्मचारियों की भर्ती, उनका चयन करना, ठीक है, उनका कार्य करना, उनका कैसे निर्माण किया जाएगा, तो वो सब हमारे कर्मचारियों की व्यवस्था में शामिल हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्देशन प्रदान करना। लोक प्रशासन का कार्य प्रशासन संबंधी कार्यों का विश्लेषण करके निर्णय लेना और निर्णय के अनुसार कर्मचारियों का निर्देश देना। उचित निर्देशन के अभाव में प्रशासन अपने लक्ष्यों से भटक जाएगा। देखिए, निर्देशन प्रदान करने का अभिप्राय ये है कि जो भी हमारे लोक प्रशासन का जो भी कार्य होता है, जो भी संबंधित कार्य होता है, उसका निर्णय लेना, निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को निर्देश देना। देखिए, कोई भी निर्णय लेना, एक बॉस है, एक कंपनी है, उसका जो बॉस है, जो ओनर है, उन्होंने एक नीति बनाई, ठीक है, उस नीति पे उन्होंने निर्णय ले लिया और उस निर्णय को उन्होंने अपने कर्मचारियों को बता दिया, ठीक है। तो कर्मचारी क्या है, उस निर्देश का पालन करेंगे, ठीक है। उस लक्ष्य को लक्ष्य मतलब उस लक्ष्य को अगर उसको प्राप्त करना है तो निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से लोक प्रशासन
अपना कार्य और एक तरीके से एक नीति वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी है ना, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, वो अपना एक तरीके से अपना एक टारगेट या फिर एक तरीके से आप अपने लक्ष्यों तक वो पहुंच पाए और वो कहीं भी तरीके से भटके ना। ठीक है, इतना ही मतलब इस पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य व्यय स्थापित करना। प्रशासकीय कार्यों के संपादन में सामान्य व्यय एक आवश्यक तत्व है। कार्यों का विभाजन कर उचित कार्य उचित व्यक्ति को देना और उसमें तालमेल बिठाना, यह सामान्य व्यय करना एक बहुत बड़ी समस्या है। सामान्य व्यय के द्वारा कार्यों के दोहराव को भी रोका जाता है। सामान्य व्यय स्थापित करने का मतलब ये है कि जो भी हमारा कार्य है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देना ताकि वह उस पर अपना अच्छे से कार्य कर पाए और उस पर तालमेल बिठा सके। ठीक है, प्रतिवेदन करना यानी कि रिपोर्टिंग करना। इसका अर्थ है प्रशासकीय कार्यों को प्रगति से संबंधित सूचनाएं उन लागू को प्रदान करना जिनके प्रति संगठन उत्तरदायी। प्रशासन की उपलब्धियां, कमियों तथा समस्याओं के निरीक्षण में संबंध में प्रतिवेदन देकर ही हमें प्रशासन को उत्तरदायी बना सकते हैं। प्रतिवेदन का मतलब होता है जो रिपोर्टिंग देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग का मतलब ये है आप किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉय हैं तो उसमें एक आपका मैनेजर होगा, तो कंपनी में क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कौन बताता है? मैनेजर बताता है। ठीक है, किसको? एम्प्लॉय को। ठीक है, तो हमें यही कहने का मतलब है। देखिए, मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ तो लोक प्रशासन यानी कि एक सेवा करना, प्रबंधन बनाने, एक नीति बनाना, चाहिए कार्य करना, तो उस कार्य को किस तरीके से किन क्षेत्रों में बांटा है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, प्रतिवेदन रिपोर्टिंग करना मैंने आपको बताया दिया है। देखिए, बजट तैयार करना, एक व्यक्ति होता है जो बजट तैयार करता है। ठीक है, प्रशासन के लिए वित्त ही प्राण है। प्रशासन, सेवा या प्रबंधन करना सब। अगर आपको प्रशासन करना है तो उसके लिए पैसा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर किसी कंपनी को यहाँ से यहाँ यानी कि हाई लेवल पे पहुँचाना है तो मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिना संकोचित वित्त की व्यवस्था के लोक प्रशासन शिथिल हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास वित्त नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोक प्रशासन क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक से नहीं चल पाएगा। आय व्यय को लेखा जोखा तैयार करना, सबकी सैलरी को तैयार करना, वित्तीय योजना का निर्माण करना, व्यय करना, अंकेक्षण के माध्यमों से नियंत्रण करना इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो बजट तैयार करने का जो भी हमारी सैलरी वगैरह होती है वो सब इसके द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब हमारा लोक प्रशासन के क्षेत्र बताए हैं मैंने अलग अलग तरीके से। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नारीवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो ये सारी जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, नारीवाद का अर्थ, नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्यता का उस विचारधारा और आंदोलन के लिए किया जाता है, उद्देश्य सदियों से चले जिसका आ रहा है पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना। देखिए, नारीवाद का अर्थ मैं आपको बताऊं तो नारीवाद का शब्द पुरानी ही विचारधारा है और पुरानी ही सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि जो पुरुष है, ठीक है, जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, ठीक है, वो एक तरीके से समाज का प्रधान है। समाज का प्रधान का मतलब ये है कि वही सब कुछ है और जो महिलाएं हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए नारीवाद कार्य करता है। नारीवाद एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन है जो समकालीन नारी के अधीनस्थ अवपीड़ित स्थिति को समाप्त करने और उनके पुरुष के समक्ष स्थान दिलाने की आकांक्षा करता है। तो नारीवाद एक तरीके से वो आंदोलन है जो महिलाओं की जो भी एक तरीके से समस्याएं हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था आपको भी पता है कि जो महिलाएं होती थी उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था और उनका दर्जा एकदम नीचे ही था। ठीक है, पुरुष ही सबसे आगे रहते थे, पुरुष ही सभी चीज़ों का निर्णय लेते थे और एक तरीके से महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो नारीवाद है, नारीवाद जो आंदोलन है वो महिलाओं के लिए ही बनाया गया है ताकि पुरुष के समक्ष, पुरुष के बराबर महिलाओं को भी दर्जा दिया जाए। उनको दर्जा दिलाने के लिए नारीवाद का आंदोलन बनाया गया था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक नारीवाद चिंतन
का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से माना जाता है। तो नारीवाद का जो चिंतन, जो इसका प्रारंभ हुआ, जो इसकी शुरुआत हुई, वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इसको माना जाता है। और 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के वर्षों में नारीवाद गतिविधियों के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। और 19वीं शताब्दी नारीवाद का जो प्रारंभ हुआ वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किया गया और 19 शताब्दी से लेकर अभी तक नारीवाद की जो भी गतिविधियां हैं उनको प्रकट में लाया जा रहा है। ऐसे विद्वानों ने नारीवाद की लहरों के नाम से संबोधित किया है। नारीवाद की पहली लहर का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के नाम से संबोधित किया है। नारीवाद की पहली लहर का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर, देखिए तो यहाँ पे एक तरीके से जो नारीवाद की जो पहली लहर है वो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इसकी प्रारंभिक वर्षों तक माना जाता है। जबकि दूसरी लहर जिसे उर्ग महिलावाद के नाम से जाना जाता है, जो दूसरी लहर थी उसको उर्ग महिलावाद के नाम से जाना जाता है, 60 के दशक के अंतिम वर्षों में माना जाता है। 60 के दशक में उपजे नारीवाद को मुख्य उद्देश्य ये प्रदर्शित करता है कि सभी महिलाओं को एक ही प्रकार के शोषण का शिकार होती हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो नारीवाद है वो महिलाओं के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि पहले के टाइम पे महिलाओं को एक तरीके से समान जो अधिकार थे वो नहीं दिए जाते थे। ठीक है, केवल उनको एक तरीके से घरेलू काम के लिए, ठीक है, और एक तरीके से उनकी शादी कर दी, बस वो घर का कार्य ही करेंगी, तो एक तरीके से उनको उसके समान माना जाता था, उनका शोषण होता था, उनका शिकार होता था। तो उसी के विरुद्ध में नारीवाद का आंदोलन शुरू किया गया। परंतु वर्तमान नारीवाद पुरुष प्रधान है, समाज में नारी की भिन्न भिन्न स्थिति की चर्चा तो करता ही है, साथ ही महिलाओं के आपसी संबंध का भी विवेचना करता है। तो आज के अगर मैं परंतु वर्तमान समय की बात करूँ, बेशक जो पुरुष है वो घर का प्रधान है। ठीक है, घर का प्रधान का मतलब है सारे निर्णय जो व्यक्ति लेता है वो पुरुष ही होता है। आप भी अगर आपका घर है तो आपके फादर सभी चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं, तो वो कौन हुए? प्रधान हुए आपके घर के। ठीक है, लेकिन आज भी तो नारी की जो भिन्न भिन्न स्थिति है उनके ऊपर चर्चा की जाती है। देखिए, अब मैं यहाँ पे इसकी विशेषताएं या लक्षण आप कह सकते हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगी। नारीवाद मैरिज सिस्टम या विवाह संस्कार एक स्त्री और एक पुरुष के बीच काम संबंधों को मर्यादित करने की व्यवस्था और परिवार संस्था का विरोधी नहीं है, वरना इस बात पर बल देता है कि परिवार का मूल आधार पुरुष के प्रति स्त्री का संपूर्ण नहीं, परंतु पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के प्रति संपूर्ण और पति पत्नी के बीच समानता या स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको अगर ये बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो नारीवाद है वो मैरिज सिस्टम है या विवाह संस्कार है या फिर स्त्री और पुरुषों के बीच जो भी संबंध होते हैं उसके ऊपर कार्य है, वो नहीं है, तो वो नहीं है। ठीक है, नारीवाद क्या है? नारीवाद उस चीज़ पे बल देता है ताकि महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार मिल पाए, समानता हो। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, पहले के टाइम पे महिलाओं और पुरुषों के बीच में काफ़ी असमानता थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, पहले पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। तो ये जो सब असमानताएं फैली हुई हैं, तो नारीवाद का एक तरीके से यही कार्य था कि जो भी महिला और पुरुष के बीच में जो भी असमानता है उसको समानता में बदलना। ठीक है, नारीवाद पुरुष को धिक्कारना नहीं है। नारीवाद जो है, नारीवाद का कहना ये नहीं है कि जो पुरुष है वो उसको धिक्कार रही है, ठीक है, उसको बेकार बोल रही है। ठीक है, ये नहीं है। पुरुष को अस्वीकार करना भी नहीं है, तो पुरुष को अस्वीकार करना भी नहीं है। पुरुष को केवल पूर्ण समानता के आधार पर स्वीकार करना है। ठीक है, यहाँ पे तो नारीवाद जो है वो पुरुष के विरुद्ध नहीं है कि पुरुष को हम विरोध करें, उसको अस्वीकार कर रहे हैं, ये नहीं है। बस महिलाओं के लिए ही बनाया गया है ताकि महिलाओं के साथ जो भी असमानताएं हो रही हैं उनको समानता में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, जो भी उनके साथ शोषण वगैरह होता है उसके विरुद्ध नारीवाद का आंदोलन बनाया गया है। नारीवाद विवाह विरोधी या परिवार विरोधी तो नहीं है। तो जो नारीवाद है वो विवाह की विरोधी भी नहीं है या फिर परिवार की विरोधी भी नहीं है, लेकिन इस बात पर आवश्यक ही बल देता है कि विवाह और परिवार नारी के लिए केवल उतनी ही सीमा तक आवश्यक है जितना सीमा तक पुरुष के लिए आवश्यक है। तो नारीवाद का कहना ये है कि जितना
हम पुरुष को एक तरीके से रखते हैं ऊपर, उसी के बराबर हमें महिलाओं को भी रखना चाहिए। ये किसका कहना है? नारीवाद का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नारीवाद इस बात पर बल देता है कि योग्यता और क्षमता की दृष्टि से नारी किसी भी पुरुष से कम श्रेष्ठ नहीं है तथा उसे आवश्यक शिक्षा, ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान स्तर पर कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। वह पुरुष से प्रतियोगिता करने की क्षमता रखती है और उसे यह अधिकार प्राप्त होता है। तो नारीवाद का कहना यह है कि महिलाओं को भी योग्यताएं और क्षमताएं करने का एक तरीके से अधिकार होना चाहिए, पुरुषों के समान उसको अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि महिलाएं या पुरुष समान ही और समान ही दोनों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नारीवाद इस बात पर बल देता है कि राजनीति में नारी को लगभग बराबरी की हकदारी मिलनी चाहिए। देखिए नारीवाद क्या है, राजनीति जो होती है, पॉलिटिक्स जो होती है, तो नारीवाद ये बोलता है कि महिलाओं को चुनाव देने, चुनाव लड़ने, चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 1/3 भागीदारी अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। तो नारीवाद का कहना ये है कि चुनाव में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होना तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। महिलाएं न केवल राजनीति में भाग लेने की योग्यता और क्षमता रखती हैं, परंतु वे इस कार्यों के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक योग्य, सक्षम हैं। राजनीतिक क्षेत्र में श्रीमती गांधी, श्रीमती भंडार नायक, मार्गरेट थैचर और गोल्डा मायर आदि महिलाओं ने जिस संयोग्य नेतृत्व का परिचय दिया है, उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से उदाहरण लिया गया, जैसे हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो ये जो सब महिलाएं थी, एक तरीके से आप देख सकते हैं कितना जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने कितना अच्छा कार्य करा। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला गया है नारीवाद में कि महिलाएं भी एक तरीके से अच्छा कार्य कर सकती है। उनको अगर आप एक तरीके से उनकी भागीदारी अगर लाई जाए तो वो भी अपना अच्छा कार्य ठीक ढंग से कर सकती हैं और सरकार को संभाल सकती हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। आप देखिए आगे, नारीवाद इस बात पर बल देता है कि यदि नारी का उत्थान और विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो नारी एकता और संगठन तथा स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी सहयोग के आधार पर ही संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि नारीवाद ये बल देते हैं कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो देश में महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए और समान कार्य करने की उनकी भी क्षमता होनी चाहिए और उनको भी कार्य मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हमारा सेकंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए विभिन्न देशों के अधिकार पत्रों में नारी पुरुषों के लिए समान अधिकार की बात कही गई है। तो विभिन्न देशों में अधिकार जो पत्र हैं, पत्रों में नारी और पुरुषों के जो सिर्फ समान अधिकार है उन पे बात की गई है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा मानवीय अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा पत्र स्वीकार किए हुए इतना अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक भी महिलाएं वर्ग के हित और अधिकार सुरक्षित नहीं है। इतना समय हो गया लेकिन महिलाओं को अभी तक भी उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं हो पाए हैं। महिला वर्ग की ऐसी गिरी हुई स्थिति में मूल कारण महिलाओं में शिक्षा का अभाव तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पूरा मैंने ये जो अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सेकंड आपको क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नव दक्षिणपंथी दार्शनिकता के प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए वामपंथ की तरह ही दक्षिणपंथ भी राजनीति की एक विचारधारा है। देखिए अगर मैं वामपंथ की बात करूं तो वामपंथ एक तरीके से दक्षिणपंथ की ही राजनीति की विचारधारा है। ये विचारधारा वामपंथ के ठीक विपरीत है और ये समाज के ऐतिहासिक रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सामाजिक वर्गीकरण और धार्मिक पहचान को आसक्षण कर रखना चाहती है। जो एक तरीके से दक्षिणपंथ है, दक्षिणपंथ की राजनीति की तरह एक विचारधारा है। जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे रिवाज है, जो भी हमारी परंपराएं हैं, ये उनको सुरक्षित रखना चाहती है। ठीक है, दक्षिणपंथ अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता। दक्षिणपंथ धर्म का शासन का आधार मानता है।
ठीक है। यहाँ पे जो दक्षिण पंथ है वो एक तरीके से धर्मों को, रिवाज, परंपराएं, संस्कृति को वो ज़्यादा समर्थन उसका देता है। ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे दक्षिण पंथी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक पार्टियां सामाजिक असमानता, शोषण और शोषित को प्रकृति को समाज के लिए अपरिहार्य मानती है। ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण पंथी की विचारधारा है कि जो भी हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जो भी असमानताएं हैं उसके विरोध है दक्षिण पंथी। ठीक है। अब देखिए दक्षिण पंथी शब्द कहाँ से आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। दक्षिण पंथी, देखिए दक्षिण पंथ, ठीक है, दक्षिण पंथ शब्द का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति से, दक्षिण पंथ शब्द का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति से 1789 से हुआ माना जाता है। ठीक है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में मोनर्की के पक्षधार उच्च वर्ग और पादरी लोगों के प्रतिनिधि असेंबली में दाईं ओर बैठते थे। पादरी कौन होते हैं पता ही होगा आपको। पादरी का मतलब ये होता है जो वो नहीं होते लाइक क्रिश्चियन में उनको बोलते हैं। ठीक है। क्रिश्चियन में उनको बोलते हैं पादरी को, जो पूजा वगैरह करते हैं ना क्रिश्चियंस में। ठीक है। अगर आप जाओगे चर्च वगैरह तो उसमें आपको पादरी वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है। तो वही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उनकी एक तरीके से जो दक्षिण पंथ का जो शब्द का अर्थ है वो एक तरीके से नेशनल जो असेंबली है, ठीक है, वो वहाँ से निकला है। उस दौर के अखबारों ने इस वजह से इन दलों को राइट विंग लिखना शुरू किया। आगे चलकर पूरे विश्व की राजनीति में संदर्भ को पुरातन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले दलों के लिए दक्षिण पंथी शब्द का प्रयोग होने लगा। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण पंथी का बस आपको अर्थ समझ रहे हैं कि वो क्या होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया दिया है कि ये हमारी एक तरीके से राजनीति की विचारधारा है जो हमारे ऐतिहासिक रीति रिवाज संस्कृति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पंथ के दुष्प्रभाव। दक्षिण पंथ विचारधारा के अनेक पहलुओं के साथ इसके कुछ भयंकर दुष्प्रभाव भी हैं। तो दक्षिण पंथ जो है उसकी जो विचारधाराएं हैं उनके कुछ दुष्प्रभाव यानी कि गलत प्रभाव भी हैं। दक्षिण पंथ समाज में असमानता पैदा करता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो दक्षिण पंथ है वो किसकी ओर सपोर्ट करता है, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति, इनको। तो एक तरीके से ये जो धर्म संस्कृति है ना जो उसकी रक्षा करे, क्योंकि ये ना धर्म वगैरह को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो जब धर्म को लेके ज़्यादा चीज़ें होंगी, धर्म को लेके अगर एक तरीके से प्रचार वगैरह होगा तो ऑफकोर्स समाज में असमानता फैलेगी। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से समाज का एक बड़ा वंचित हो जाता है। दक्षिण पंथ में अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है के हितों की रक्षा मुश्किल होती है। तो दक्षिण पंथ में एक तरीके से जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या कम है उनके हितों की रक्षा कम होती है। उर्ग दक्षिण पंथ फ्रांसीवादी और नारीवाद की ओर ले जाता है, नाजीवाद की ओर ले जाता है। ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है इसको। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है इसको। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। प्रश्न 4, लोक नीति के चयनित मॉडलों या दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। सारे ही क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आपके वो आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, बुक से पढ़ोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद बुक की लैंग्वेज लिखी है। तो वहाँ से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लोक नीति अथवा सार्वजनिक नीति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। तो लोक नीति व नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालिका अपना कार्य करते हैं। देखिए मैं आपको नीति का मतलब बताती हूँ। पहले नीति का मतलब क्या होता है कि नीति बनाना, ठीक है, एक पॉलिसी बनाना। ठीक है। अब वो पॉलिसी जो बन रही है, जो लोक नीति जो बन रही है वो किसके लिए बन रही है, समाज के लिए बन रही है, वो लोक नीति कहलाएगी। लोक कौन हो गए, लोग हो गए। ठीक है। नीति किसकी हो गई, एक नीति बन रही है, लोक नीति कहलाएगा। ठीक है। तो नीति जो है इसका जो अभिप्राय है वो कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं
उससे किया गया है। कार्यपालिका के क्या कार्य है? कानून को लागू करना, ठीक है, बताया मैंने आपको पहले क्वेश्चन में। बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गई गतिविधियों का योग है। तो बहुत से विचारकों का ये कहना है कि जो लोक प्रशासन है वो लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। लोक प्रशासन क्या था? सेवा करना, प्रबंधन करना। तो यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि जो लोक प्रशासन है ना, जो सेवा करते, जो प्रबंधन है, वो लोक नीति को ही लागू करते हैं, उसकी प्रतु के लिए ही, उसकी पूर्ति के लिए ही उनको बनाया गया है। सार्वजनिक नीति का अध्ययन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया जाता है। सार्वजनिक नीति सामान्यतः अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी एवं सामाजिक नीतियों जैसे सामान्य शीर्षकों में वर्गित किया जाता है। तो जो एक तरीके से जो सार्वजनिक नीति है, जो पब्लिक पॉलिसी है, इसका अध्ययन अमेरिका के जो विश्वविद्यालय में इनमें किया जाता है। इनकी जो विषय हैं वो सार्वजनिक नीति से रिलेटेड ही है, जिसमें हमारे अर्थव्यवस्था आ जाएगी, पर्यावरण आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमारे सामाजिक सामाजिक नीतियों के बारे में इन एक तरीके से विद्यालयों में पढ़ाया जाता है इनके बारे में। लोक नीति के सिद्धांत। लोक नीति के सिद्धांत एक नीति सामान्य या विशिष्ट से व्यापक या संक्रिय, सहज या जटिल, सार्वजनिक या नीति या निजी, लिखित या अलिखित, स्पष्ट या धुंधली, संक्षिप्त या विस्तृत और गुणवत्ता संपन्न या संख्या संपन्न हो सकती है। एक नीति सामान्य, ठीक है, व्यापक या संकीर्ण, सहज या जटिल, सार्वजनिक या निजी। देखिए, कोई भी नीति है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी नीति है, व्यापक का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे एक तरीके से जो भी हमारी कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका के जो भी कार्य आ जाते हैं वो व्यापक में आते हैं। और संगणीय में कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका के जो भी कार्य हैं, जो भी उनकी गतिविधियां हैं, वो संगणीय में आ जाती हैं, ठीक है। तो नीति का जो सिद्धांत है वो एक तरीके से कई तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला है व्यापक या संगणीय। सहज या जटिल। सहज का मतलब होता है आसानी, ठीक है, जो कठिन नहीं होता। जटिल का मतलब होता है जो कठिन है। सार्वजनिक का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। निजी का मतलब होता है जो हमारी निजी नीतियाँ होती हैं। लिखित मतलब लिखा हुआ, अलिखित मतलब लिखा हुआ नहीं। स्पष्ट या धुंधली, ठीक है। तो ये सब क्या है, नीति को लिखने के तरीके से सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं कि नीति को हम किन किन रूपों में देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पॉइंट है हमारा, एक लोक नीति अपने स्वरूप में सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। तो एक जो लोक नीति है वो कभी कभार सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और कभी कभार वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। अपने सकारात्मक स्वरूप में किसी खास समस्या से निपटने के लिए सरकार के लिए किसी गुप्त कार्यवाही से जुड़ी रह सकती है। तो कोई भी जो सकारात्मक स्वरूप है वो सरकार की जो भी गुप्त कार्यवाही है वो उससे जुड़ी हुई हो सकती है, जिसके तहत उन विषयों पर कार्यवाही नहीं की जाती जिन पर सरकारी आदेश की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए, मैं आपको चीज़ बताती हूँ, जो हमारे सार्वजनिक जो होते हैं, जो हमारे सरकार के जो कार्य होते हैं, जो उस पर नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी उस पर कानून वगैरह बनाया जाता है, उस पर हमेशा सरकार के ही आदेश होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे सकारात्मक में जाते हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नकारात्मक की बात करूँ तो नकारात्मक रूप में जहाँ सरकारी कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है वहाँ कोई कार्यवाही ना करने वाले सरकारी अधिकारियों का निर्णय शामिल हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी नकारात्मक की अगर एक तरीके से मैं बात करूँ तो नकारात्मक में जो भी हमारी कार्यवाही होती है, जो भी हमारे अधिकारी होते हैं ना, वो उसमें निर्णय लेते हैं, ठीक है। सार्वजनिक यानी कि जो हमारे सकारात्मक में अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमारे सरकार के जो लोग होते हैं ना, वो उसमें निर्णय लेते हैं, और नकारात्मक तौर पे जो अधिकारी होते हैं सरकार के, वो उस पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, कोई भी कानून बन रहा है, ठीक है, तो वो कानून कैसे बनाया जाएगा, कैसे पास होगा। 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो वो पन्ना कानून बन जाएगा, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो कार्य बनाए गए हैं ना, जो नीति बनाई गई है, उनमें सभी कार्यों का विभाजन किया गया है। ठीक है, उनमें सभी कार्यों का विभाजन किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो कानून है वो यहाँ पे मतलब जो कार्य है उनको बांटा गया है। नकारात्मक से भी कह सकते हो आप कार्य है उनको बांटा और सकारात्मक तौर पे भी आप उसको देख सकते हो। लोक नीति एक विधि सम्मत गुणवत्ता है जिसे नागरिक एक जिसे कानून के रूप में स्वीकार करता है। तो लोक नीति क्या है? के रूप में स्वीकार करता है। तो लोक नीति एक विधि, एक तरीके से विधि सम्मत आप उसको कह सकते हैं, सेवी गुणवत्ता आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो मनुष्य है, जो नागरिक है, उसको कानून के तौर पर स्वीकार करता है। अगर कोई भी कानून बनाया है, ठीक है, तो उस कानून को पूरी जनता स्वीकार करेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा, ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना। पूरी पब्लिक जो जिस भी देश में आप रह रहे हो वो सभी देश पे लागू किया जाएगा। तो एक तरीके से ये वही बताया गया कि जो भी लोक नीति बनती है ना, ठीक है, वो सभी जो नागरिक होते हैं वो उनको कानून के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपको बताऊं, जो भी कर होते हैं, कर क्या होता है? टैक्स होता है। टैक्स का आदन करना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो व्यक्ति, देखिए उदाहरण स्वरूप मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। ये जो कर होते हैं, कर का मतलब होता है टैक्स भरना। टैक्स भरना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर व्यक्ति उसको नहीं भरेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो ये क्या है? कानून है, इसके द्वारा बनाए गए, सरकार के द्वारा सभी को पालन करना है। कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसको उसका जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो वो हमेशा टैक्स भरती है। ठीक है, या जेल भी जाना पड़ सकता है। लोक नीतियों की ये जो विधि सम्मत गुणवत्ता है ना, उन्हें निजी संगठनों से भिन्नता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये निजी जो संगठन होते हैं ये एक तरीके से इसी में ही हमारे आ जाते हैं। तो लोक नीति का देखो सीधे सीधा शब्द है कि एक नीति बनाई जा रही है, उस नीतियों का ही पालन किया जा रहा है। वही पालन वो जो एक तरीके से नागरिक है वो कानून के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए, लोक नीति की विशेषता की बात करते हैं। देखिए, लोक नीति की विशेषता की बात करते हैं। लोक नीति की विशेषता की बात करते हैं। लोक नीति निर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सरकार नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। सरकार जो भी नीतियां होती हैं, जो भी कानून बनाती हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार बनाती है। व्यक्ति की समस्याओं को देखकर बनाती है, फिर उनको व्यवहारिक यानी कि कानून का रूप दे देती है। नीतियों के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था की पहचान होती है। यदि कोई सरकार उदारवादी नीतियों का निर्माण करेगी तो हम कहेंगे ये उदारवादी सरकार है या उदारवादी शासन है। देखिए, कोई भी सरकार, अगर देखो उदाहरण के लिए मैं लूँ, उदारवादी है, उदारवादी अगर अपना नीति बना रहे हैं, अगर अपनी वो सरकार बना रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई ये तो उदारवादी का कानून है, ये तो उदारवादी का शासन है। ठीक है, तो जो भी एक तरीके से सरकार कानून बना रही है वो उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो सरकार है वो समाजवादी नीतियाँ का निर्माण करेगी, उसे हम कहेंगे वे समाजवादी सरकार है। समाज को देखते हुए बनाती है सरकार हमेशा कार्य, तो वो समाजवादी सरकार में आता है। लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मैंने आपको बताया है, मनुष्य की इच्छा अनुसार मनुष्यों की समस्या या फिर उनके समाधान किस तरीके से किए जाए, उस एक तरीके से उन सभी समस्याओं को देखते हुए लोक नीति तैयार होती है। ठीक है, वो आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित उसको किया जाता है। जैसे आवश्यकता होती है ये अपना स्वरूप बदल देती है, जिस तरीके से आवश्यकता होगी उस तरीके से कानून बदल दिया जाएगा, यानी कि नीति बदल दी जाएगी। लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है, इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य ही लोक कल्याण है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लास्ट तो नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर वहीं से हमारा जो टॉपिक है वो पूरा जो आज का वीडियो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब है यहाँ पे हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंधन है, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत दिए हैं। टेलर कौन है? एक विचारक है। इन्होंने अपने विचार दिए हैं किसको लेके? वैज्ञानिक प्रबंधन को लेके। कितने? 4 सिद्धांत बताए। ठीक है, देखिए पहला है हमारा यहाँ पे, मानव कार्य के प्रत्येक संगठन के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुरानी व्यवहार पंडित की जगह लेगा।
वैज्ञानिक तरीके से मजदूरों का चयन, वैज्ञानिक उन्हें तरीके शिक्षित, से मजदूरों का चयन, प्रशिक्षित, विकसित करना, जबकि पहले मजदूर खुद अपने काम का चयन करते थे और जहाँ तक हो सके खुद को प्रशिक्षित करते थे। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जो टेलर है उन्होंने ये बताया कि जो मानव है ना, ठीक है, मानव क्या है, अपनी जो भी उसके कार्य होते हैं, जो भी उसको विकसित करना, उसका विकास करना, ठीक है, वो हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन में आ जाता है। ठीक है, पहले क्या होते थे, जो मजदूर होते थे वो अपने कार्य का खुद चयन करते थे क्योंकि वो पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन अगर आज के समय की बात करूँ तो आज के समय में जो लोग शिक्षित हैं, ठीक है, जो अपने बलबूते पे आगे बढ़े हैं, तो वो अपने जो भी उनका कार्य होते हैं वो अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ही चुनते। लेकिन पहले जो मजदूर होते थे वो कुछ भी अपना कार्य कर लेते थे, ठीक है, वो प्रशिक्षित एक तरीके से करते थे। इस लक्ष्य के लिए विकसित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही काम हो रहा है। इस लक्ष्य के लिए विकसित वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही काम हो रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, ठीक है, यानी कि मनुष्य जो है वो अपने लक्ष्य यानी अपनी जो भी उसकी योग्यता है उसके अनुसार वे अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन मजदूरों को पूरी तरह सहयोग करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखो, मैं आपको बताऊँ सीधा सा, अगर इसका मैं अर्थ बताऊँ, एक व्यक्ति है ये पढ़ा लिखा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अगर हम उसको डॉक्टर की नौकरी दे दें तो ये पॉसिबल है नहीं। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको हम अगर मजदूरी का काम दे दें तो वो कर पाएगा नहीं। ठीक है, सीधी सी अर्थ है, सीधा सा अर्थ यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में लोग अपने अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, जो लोग शिक्षित हैं वो अपने कार्य में जाते हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, ठीक है, वो अपनी मजदूरी वगैरह जो भी उनकी योग्यता के अनुसार है वो अपना वो कार्य करते हैं। प्रबंधन मजदूरों के बीच कामों का समान बंटवारा ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छा सा उदाहरण दे दिया कि अगर जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर उसको मैं मजदूर का काम दे दूँ तो वो कर नहीं पाएगा। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, अगर मैं उसको डॉक्टरी का काम दे दूँ तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से जो भी मजदूर हैं, जो भी प्रबंधन है ना, उनके कामों का बंटवारा यहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रावधान हर वे काम के लिए जिसके लिए वे पूरी तरह उपयुक्त हो। ठीक है, उसको वो काम मिलना चाहिए जो वो उसको काम आना चाहिए। पहले सारे कामों और जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा मजदूरों पर लाद दिया जाता था। पहले क्या होता था, सारा कार्य कौन करते हैं, मजदूर। ठीक है, लेकिन अब कामों का बंटवारा हो गया, सबके अलग अलग कार्य हो गए। उदाहरण के लिए अगर मैं स्कूल का उदाहरण लूँ, हर स्कूल में हर सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर हो गए। हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटिकल की अलग है, इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है। लेकिन पहले क्या होता है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन आज सभी कार्यों का, सभी कामों का बंटवारा हो चुका है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, अब यहाँ पे जो टेलर है, टेलर मैंने आपको बताया विचारक है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधनों में मजदूरों के लिए उनके कर्तव्यों, कामों, सहकर्मियों और उनके मालिकों के प्रति एक पूर्ण बौद्धिक क्रांति शामिल है। प्रबंधकों के लिए उनके मजदूर और उनकी समस्याओं के प्रति एक संपूर्ण बौद्धिक क्रांति है। इस तरह मजदूर और प्रबंधन दोनों ही पत्रों की ओर से बौद्धिक क्रांति इस क्षेत्र की मांग करते हैं। देखिए, टेलर के अनुसार जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, जो मजदूर जो भी उनका कर्तव्य क्या है, देखिए, अगर कंपनी उनको सैलरी नहीं दे रही है तो वो क्रांति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया। ठीक है, आप बस इतना ही समझिए इसको, और आगे इसको पढ़ने की और भी ज़्यादा इसको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं बस। टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों के अधिकतम श्रमनिधि और साथ ही हर कर्मचारियों के अधिकतम श्रमनिधि हासिल करना होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे एक तरीके से मजदूर हैं, उनको अपना कार्य ठीक ढंग से करना चाहिए। मालिकों की श्रमनिधि को देखकर ही कार्य करना चाहिए और उनको जो भी उनके टारगेट है उसको हासिल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट है, यहीं से हमारा जो टॉपिक है और आज का वीडियो है जो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, स्वशासन का अर्थ, स्वशासन, शासन मतलब शासन करना। ठीक है, किसी भी राज्य में शासन करना वो शासन कहलाएगा। परिचय की बात करते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन किसकी बात कर लेते हैं। शासन निर्णय लेने की एक जिसके द्वारा निर्णय लागू किया जाए
करेंगे, किसके की द्वारा प्रक्रिया है। लागू तो किया शासन जाए। क्या है? एक निर्णय लेना, उस निर्णय को लागू करना, वो प्रक्रिया है। शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है। तो शासन देखो कई तरीकों में किया, कई इसके क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन, स्थानीय शासन। ठीक है, तो शासन को हम कई रूपों में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, कॉर्पोरेट हो गया है, राष्ट्रीय हो गया, तो सबके अलग अलग कार्य है, सबके अलग अलग शासन है। तो एक तरीके से शासन को हम कई रूपों में पढ़ते हैं। स्वशासन का विकास के लिए देश के आर्थिक व सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीकों के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए, अगर हमें किसी देश का विकास करना है तो एक स्वशासन, एक शासन होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तभी देश का विकास हो पाएगा। एक अच्छा प्रावधान, एक अच्छी नीति होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। स्वशासन की अवधारणा चाणक्य के युग में भी मौजूद थी। चाणक्य, अगर आपने पढ़ा होगा तो चाणक्य के युग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चाणक्य के युग से ही शासन हमारा चला आ रहा है। शासन हमारा आज का समय का नहीं है, ये हमारी इतिहास से चला आ रहा है। अगर आप पढ़ेंगे ना ध्यान से इतिहास को भी, तो वहाँ पे भी आपको स्वशासन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको नीतियाँ देखने को मिलेंगी, आपको लोक नीतियाँ, आपको कानून वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने अर्थशास्त्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। तो यहाँ पे जो चाणक्य थे, चाणक्य आपको पता होगा, उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब अगर हम आज के समय की बात करें तो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में अगर हम आज देखें तो उसमें मैथ्स हमारी दे रखी है, लेकिन जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा तो उसमें मैथ्स नहीं थी, मतलब गणित नहीं थी हमारी। ठीक है, उन्होंने बस पूरे हमारी तरीके से रूल्स, नीतियाँ, पहले का कैसा एक तरीके से स्वशासन था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई है। नागरिक केंद्रित बताएंगे। नागरिक केंद्रित, ठीक है, तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में जो भी उनकी नीतियाँ थी उस टाइम की, तो वो सब उन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं। आपको ये याद रखना है कि चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें कोई मैथ्स वगैरह नहीं है, जो आज के समय में आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, तो आज के समय में उसमें मैथ्स दे रखी है। नागरिक केंद्रीय प्रशासन स्वशासन की नींव पर आधारित है। तो नागरिक जो है, जो भी हमारी स्वशासन है उस पर आधारित है। स्वशासन क्यों आवश्यक है, इसको पढ़ लेते हैं। शासन में सुधार विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। शासन के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। एक तरीके से शासन होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये तर्क दिया जाता है कि प्रशासन में भागीदारी, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर शासन में व्यवस्थित परिवर्तन के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। स्वशासन के अधिकारों को नागरिकों के अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। तो एक तरीके से स्वशासन नागरिक जो भी है उनके अधिकारों को उनको माना जाता है। रिपोर्ट से पता चला है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, ग्रामीण रोजगार आदि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। इस विरोधाभास के केंद्र में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मुद्दा शामिल है। ठीक है, देखिए स्वशासन क्यों आवश्यक है, मैंने आपको बताया दिया है। किसी देश के विकास के लिए, ठीक है, किसी जो भी हमारे अधिकार हैं उनके अधिकारों की तरीके से उस अधिकारों को देखते हुए उस देश का विकास हो पाए, तो ये सब हमारे स्वशासन में आ जाता है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में हमने कवर करा BPSC 101 लोक प्रशासन के विभिन्न परिदृश्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके कल के एग्जाम में आने के मतलब एक तरीके से चांसेस क्या आएंगे ही, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं। और आगे पीछे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आपको सेम ही आंसर अपना लिखना होता है। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आपका मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।